जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। दोस्तों आप देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड मैथ्स के वीडियोस। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैथ्स का खिलाड़ी बनना है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को टच करना है ताकि सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल सकें। वीडियोस पसंद आने पर लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने पर बढ़ती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने सफर में। वीडियो नंबर 14, चैप्टर नंबर 2, पार्ट 9, कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो देखिए हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर और उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। द वैल्यू ऑफ अ मशीन depreciated by 10% per year during the first 2 years and depreciated 15% during the third year. Express the total depreciation as percent during the 3 years. ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज के ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अब क्या करना है, कैसे शुरू करना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जानबूझकर मैंने ये प्रॉब्लम इस वक्त ली है क्योंकि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम में ऐसा थोड़ी होगा, पहला टॉपिक उसके ऊपर प्रॉब्लम, दूसरा टॉपिक उसके ऊपर प्रॉब्लम, तीसरा टॉपिक उसके ऊपर प्रॉब्लम। एग्जाम में ऐसा आता है क्या? एग्जाम में तो कुछ भी कभी भी आता है। तो अभी तक देखिए चैप्टर वही चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। चैप्टर वही चल रहा है, लेकिन टॉपिक्स जो हम जैसे एक एक प्रॉपर्टी पढ़ते जा रहे हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम ली, दूसरा कुछ पढ़ा टॉपिक उसके ऊपर प्रॉब्लम ली, उसके बाद कुछ और पढ़ा उसके बारे में कुछ और जानकारी बढ़ाई अपनी, फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम ली। अब ये करते करते अचानक ऐसी प्रॉब्लम आई। अभी इसमें बताइए, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आगे का तो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हैं। कैसे सॉल्व होगी प्रॉब्लम? हमें दिया है डेप्रीशिएशन, परसेंटेज में दिया है कि 2 साल तक मशीन का, एक डेप्रीशिएशन की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं पहले मशीन की, ठीक है। मशीन का रेट हर साल कम होते जाता है। क्यों कम होता जाता है बताया था आपको पहले, चलिए रिपीट कर देता हूं कि देखिए कोई मशीन किसी कंपनी ने बनाई है, वो उसकी कंपनी में रखी है, उसकी कुछ कॉस्ट है, कुछ कॉस्ट डिसाइड की गई है कि ये मशीन इतने रुपए में हमें बेचनी है, लेकिन 1 साल हो गया वो मशीन सेल ही नहीं हुई। कोई भी रीजन हो सकता है, सेल नहीं हुई। तो नेक्स्ट ईयर वो मैन्युफैक्चरर उस मशीन को कैसे सेल करेगा? वो क्या करता है, वो उस मशीन का रेट गिरा देता है, कम कर देता है। डेप्रिशिएटेड बाय, कितना डेप्रिशिएट हो गया तो उस मशीन की कॉस्ट 10% पर ईयर। 1 साल में 10% उसने उस मशीन की कॉस्ट को कम कर दिया ताकि वो सेल हो जाए। क्योंकि वो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है इसलिए नए के रेट में तो कोई उसको परचेज करेगा नहीं। वैसे मशीन नई है लेकिन रखे रखे थोड़ी सी 1 साल पुरानी हो गई है, इसलिए जो नया कस्टमर आएगा वो बोलेगा भाई मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 10%। उस मशीन का रेट कम हो जाएगा। दूसरे साल भी 10% कम हो रहा है, 2 साल तक, फर्स्ट 2 ईयर्स में 10% मशीन की कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है। लेकिन तीसरे साल में जब 2 साल रखे भी मशीन सेल नहीं हुई, अब मैन्युफैक्चरर को ही टेंशन की यार ये तो 10% रेट गिराने के बाद भी मशीन सेल नहीं हो रही है, तो उसने क्या किया कि फिर तीसरे साल में 15% डेप्रिसिएशन कर दिया अपनी मशीन पे ताकि वो सेल हो जाए। तो हमसे पूछा क्या गया है कि एक्सप्रेस द टोटल डेप्रिसिएशन इन 3 इयर्स। कैसे करना है? परसेंट में, उसकी वैल्यू नहीं, वैल्यू तो हमें मशीन की ही नहीं पता, तो हम कितने रुपए उसकी कॉस्ट गिर रही है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि मशीन की एक्चुअल प्राइस हमें पता नहीं है, कॉस्ट हमें दी नहीं है, ठीक है। तो हमें डेप्रिसिएशन दिया गया है पर ईयर परसेंटेज के फॉर्म में, और आंसर भी हमसे पूछा गया है कि टोटल डेप्रिसिएशन 3 इयर्स का परसेंटेज के फॉर्म में। तो क्या ऐसा करेंगे कि 2 साल तक तो 10% हो गया, तो 10 + 10 20, और तीसरे साल 15% रेट कम हो गया तो 20 + 15 35% हो गया डेप्रिसिएशन। नहीं होगा, इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कि वो एक ही कॉस्ट पे 10% फिर और 10% फिर और 15% थोड़ी। तो
तो इस तरह से नहीं होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे सॉल्व होगी देखिए, करते हैं इसको अपने पुराने वाले मेथड से। कौन सा? हमें मशीन की कॉस्ट मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम मशीन की एक इजी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ द मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट, लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इक्वल टू, क्या लेते हैं हम जनरली इजी वैल्यू 100 रुपीज ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 100 रुपीज हमने मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट अज्यूम कर ली। अब क्या करेंगे? अब हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अभी हमें डेप्रिसिएशन क्या दिया गया है, फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो पहले हमें क्या दिया गया है, 10% परसेंट के फॉर्म में दिया गया है। तो अब हम 100 रुपीज कॉस्ट के ऊपर उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू यानी कि रुपीज में हम कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ। तो अपना फॉर्मूला वही है, जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वही डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। दोनों में डिफरेंस बताया था, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट अलग चीज है, लेकिन एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। क्यों? डिफरेंस क्या है दोनों में? इंटरेस्ट तो जब लगता है तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता है इंटरेस्ट ऐड होकर। ठीक है, जिस तरह से प्रिंसिपल पर इतना परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, उसी तरह से ओरिजिनल कॉस्ट पे इतना परसेंट डेप्रिसिएशन होता है, उतना ही रेट कम हो जाता है। इंटरेस्ट के केस में रेट बढ़ जाता है यानी कि प्रिंसिपल बढ़ जाता है, डेप्रिसिएशन के केस में कॉस्ट उतने ही परसेंट कम हो जाती है। फॉर्मूला वही, परसेंटेज का फॉर्मूला तो वही है। ठीक है, तो D1 पहले हम एक साल का ले रहे हैं तो D1 लिख रहे हैं। जिस तरह से हम I1 लिखते हैं इंटरेस्ट को, डेप्रिसिएशन को लिखते हैं D1। ये हमने एक तरीका लिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि हम D1 किसको लिख रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन इन फर्स्ट ईयर, दैट इज D1 इक्वल टू प्रिंसिपल पर जिस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसी तरह से यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट हमने क्या एज्यूम किया है, 100 पर 10%। तो फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है ना, फर्स्ट ईयर का कितने परसेंट है, 10% डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 100 पर 10%, 1 ईयर का, एक साल का है, पीरियड 1 ईयर है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू हमारी आ गई काट काट के 10 रुपीज। ठीक है, एक साल का डेप्रिसिएशन आ गया, एक साल में मशीन की कॉस्ट 10 रुपीज कम हो गई। जब 10 रुपीज कम हो गई तो नाउ डेप्रिशिएटेड कॉस्ट क्या हो गई मशीन की एक साल के बाद। नाउ ठीक है, डेप्रिशिएटेड कॉस्ट ऑफ द मशीन आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद जब 10 रुपए कम हो गए तो 100 रुपीज की मशीन कितने की हो गई। ये जिस तरह से हम अमाउंट लेते थे हमने यहाँ पे इसको A1 ही किया है। ठीक है, तो A1 कितना हो गया, 100 में से 10 रुपीज कम हो गया। डेप्रिशिएटेड कॉस्ट 100 माइनस 10, 90 रुपीज। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ जाएंगे, जिस तरह से एक साल का कैलकुलेट किया उसी तरह से नेक्स्ट ईयर का जाएंगे। नेक्स्ट ईयर D2 डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको मेंशन करेंगे कि हम D2 किसका नाम रख रहे हैं, कि डेप्रिशिएशन ऑफ सेकेंड ईयर। डेप्रिशिएशन ऑफ सेकेंड ईयर D2 इक्वल टू 90। अब 90 पे लगेगा, प्रिंसिपल कितना माना जाएगा, 90, क्योंकि अब 90 हो गई ना उसकी कॉस्ट, तो 90 पर 10%। ये पीरियड भी एक ही है, एक पीरियड है, इसलिए 1 काट पीट के इसकी वैल्यू आ गई 9 रुपीज। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन हो गया अमाउंट के रूप में 9 रुपीज। 90 रुपीज पर 10% कैलकुलेट किया तो आ गया 9 रुपीज। अब डेप्रिशिएटेड कॉस्ट आफ्टर 2 इयर्स, ये बात लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखी है वैसे यहाँ पे लिखेंगे, डेप्रिशिएटेड कॉस्ट आफ्टर 2 इयर्स क्या हो जाएगा, A2, उसको हम डिनोट कर रहे हैं A2 से, तो A2 हो जाएगा। अब 90 रुपीज तक कॉस्ट हो गई थी, ठीक है, अब 90 पर भी 9 रुपीज और कम हो गए, हो गया 81 रुपीज। अब मशीन की कॉस्ट हो गई। तीसरे साल में क्या हुआ, जिस तरह से 2 साल का कैलकुलेट किया तीसरे साल का भी कैलकुलेट करेंगे। 83, तीसरे साल में 10% डेप्रिशिएशन नहीं हुआ है, 15% हुआ है। मशीन की कॉस्ट 15% गिराई गई है
तीसरे साल में। तो D3 में हम प्रिंसिपल का अमाउंट कितना लेंगे 81 पे कैलकुलेट करेंगे ना। अभी मशीन की कॉस्ट 81 रुपीज हो चुकी है। 81 पे कितना परसेंट, 10% नहीं 15%, 1 पीरियड इसलिए इंटू 1, तो वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है, ₹12.15 यानी कि 12 रुपीज 15 पैसे। ये डेप्रिसिएशन हो गया तीसरे साल का। अब हम टोटल करेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इतने रुपए, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन इतने रुपए, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन इतने रुपए, इतने रुपए उसकी वैल्यू मशीन की कम होती जा रही है। तो टोटल मशीन की कितनी वैल्यू कम हो गई, तीनों को टोटल कर लेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3, तीनों की वैल्यूज पुट अप करके टोटल करेंगे, वैल्यू आ जाएगी ₹31.15, 31 रुपीज 15 पैसे। ये हो गया 3 साल का टोटल डेप्रिसिएशन रुपीज के फॉर्म में, इतने रुपीज हो गया, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज किसको कहते हैं, हमसे पूछा है टोटल डेप्रिसिएशन परसेंट, 100 के ऊपर डेप्रिसिएशन पूछा है परसेंट, तो हमारा ये परसेंटेज ही तो कैलकुलेट हो गया। कैसे, क्योंकि मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट हमने 100 रुपीज ही एज्यूम की थी, इसलिए 100 रुपीज पर ये मशीन का डेप्रिसिएशन टोटल 3 साल का इतना है। 100 रुपीज पर है ना, 100 रुपीज पर जो होता है उसी को तो परसेंट कहते हैं। तो हमारा परसेंटेज यहाँ पे इसको एक सेंटेंस में लिख देंगे कि परसेंटेज के फॉर्म में हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो गया, एज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन was assumed as 100 rupees, that's why the percentage depreciation equal to, ये सेंटेंस लिख देंगे जो मैंने बोला है, percentage depreciation equal to 31.15%, 31.15 रुपीज डेप्रिसिएशन आया था। मशीन की वैल्यू एज्यूम की गई थी ओरिजिनल 100 रुपीज, 100 रुपीज पर जितना डेप्रिसिएशन आया उसी को कहेंगे परसेंटेज डेप्रिसिएशन। तो 100 रुपीज ही एज्यूम की थी, 100 रुपीज पर इतने रुपीज डेप्रिसिएशन हुआ, इसका मतलब परसेंटेज डेप्रिसिएशन हो गया 31.15%। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये सबसे इजी प्रॉब्लम थी। इसमें डिफरेंट क्या था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीज क्या थी कि बच्चे बोलेंगे कि परसेंटेज में ही वैल्यूज दी हैं डेप्रिसिएशन की तीनों साल की, और परसेंटेज में ही टोटल डेप्रिसिएशन पूछा है तीनों साल का, तो तीनों को ऐड कर देते हैं। तो तीनों को ऐड नहीं करेंगे, पहले हम रुपीज में डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रुपीज में डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उन वैल्यूज को ऐड करके टोटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। उसके बाद रुपीज वाले डेप्रिसिएशन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द प्रोसेस। डायरेक्ट 10% प्लस 10% प्लस 15% ऐड नहीं कर देंगे, उसके रुपीज में डेप्रिसिएशन की वैल्यू पहले निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, मिस्टर जादव इन्वेस्ट। अब ये भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, ठीक है, दिखाइए भाई, हम तो सबकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बैठे ही हैं। तो मिस्टर जादव इन्वेस्ट 5,000 रुपीज एवरी ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हिज टोटल सेविंग्स एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। नया क्या है इस सवाल में, ये तो पुराने पैटर्न वाला सवाल है, नया क्या है, कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी तो ये सवाल लिया है। हर साल मिस्टर जादव साल के शुरू में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जहां पर ये इन्वेस्ट करते हैं, 12% पर एनम। तो उनकी टोटल सेविंग्स कैलकुलेट करनी है, एक तो सेकेंड ईयर के एंड में, दूसरा थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। तो सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट बनता है वही तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बनता है, तो सेम होगा। तो फिर ये क्यों अलग अलग पूछा है, दो क्यों पूछे हैं, दोनों का आंसर एक ही आएगा, आई थिंक सो। आप भी ऐसे सोच रहे हैं क्या? चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट बनता है वो कितना है, और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में भी क्या उतना ही अमाउंट बनता है। तो टोटल सेविंग मिस्टर जादव की हमको कैलकुलेट करनी है।
बचत कर रहे हैं, कमा रहे हैं मिस्टर यादव, और कैलकुलेशन लगा रहे हैं हम। चलिए कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, प्रिंसिपल P1 5,000 रुपीज, क्योंकि पहले साल में मिस्टर यादव ने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, प्रिंसिपल हो गया 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, पीरियड 1 साल का है ही, तो इंटरेस्ट हम 1 साल का कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 साल के बाद उनका इंटरेस्ट कितना बना। उनका इंटरेस्ट बना 5,000 इंटू 12 इंटू 1/100, और उसकी वैल्यू आ गई हमारी नहीं मिस्टर यादव की। तो 600 रुपीज इंटरेस्ट उन्होंने कमा लिया 1 साल में। जब 1 साल में 600 रुपीज उन्होंने कमा लिए इंटरेस्ट के रूप में, तो 1 साल के बाद जो उनका अमाउंट बन गया वो कितना हो गया, जो प्रिंसिपल था 5,000 था, इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दिया जैसा कि हम करते आए हैं। अमाउंट हमारा बन गया, हमारा मतलब कि मिस्टर यादव का बन गया 5,000 प्लस 600 इक्वल टू 5,600। ये उनकी सेविंग हो गई 1 साल के बाद। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा तो प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा जैसा कि होता आया है। तो प्रिंसिपल बन जाता है वही जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट होता है। तो P2 हो गया इक्वल टू A1। करेक्ट है ना, कि 1 साल के बाद जब इंटरेस्ट ऐड करके जो टोटल अमाउंट बना वही नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में प्रिंसिपल होगा। इस प्रॉब्लम में देखिए, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है। मैंने कई बार बताया ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसमें बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो रोज आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखते हैं। तो इसमें कॉमन सेंस का बहुत बड़ा रोल है कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ये एक ही ढर्रे पर नहीं चलती हैं। कभी कोई किसी को इतना पैसा देता है, कोई चुका देता है, कोई आधा चुका देता है, कोई पूरा चुका देता है, किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, किसी का उतना। तो ये कॉमन सेंस से हम सोचते रहेंगे इतना लिया गया, इतना दिया गया, तो जितनी देर के लिए जितना पैसा जिसके पास है वो उतनी देर के लिए उतना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये सब सोचते रहेंगे। तो अब इस प्रॉब्लम में डिफरेंट क्या हो गया कि मिस्टर यादव जो इन्वेस्ट करते हैं वो हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि और इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर साल इन्वेस्टमेंट उनका और बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले साल उनका प्रिंसिपल 5,000 था, दूसरे साल उन्होंने स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो हर साल के स्टार्टिंग में 5,000 और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इतना तो उनका अमाउंट बन ही चुका था। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में उन्होंने 5,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि अब जो P2 होगा वो A1 के इक्वल नहीं होगा। इस प्रॉब्लम में होगा P2 इक्वल टू A1 प्लस 5,000 और इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये बनेगा, इस तरह से बनेगा हमारा प्रिंसिपल। यही एक चेंज है इस प्रॉब्लम में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे ली है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई A1 की वैल्यू 5,600, उसमें ऐड कर देंगे 5,000, हो जाएगा 10,600। ये प्रिंसिपल बना सेकेंड ईयर के लिए। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, सेकेंड ईयर का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें थर्ड ईयर तक जाना है। प्रिंसिपल इतना हो गया, उस पर 12% 1 पीरियड के लिए ये आ गया I2 1,272 रुपीज। अब हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे सेकेंड ईयर के बाद, यानी कि A2 इक्वल टू P2 प्लस I2, उसकी वैल्यू जो आएगी वही हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर पहुंच गए हम सेकेंड ईयर के एंड पे। तो सेकेंड ईयर के एंड पे हमारा हो गया P2 10,600 प्लस 1,272, दोनों की वैल्यूज पुट अप करके ऐड कर देंगे, वैल्यू जो आ जाएगी वो लिख देता हूं। दिस इज द आंसर 1। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया कि सेकेंड ईयर के एंड में उनकी टोटल सेविंग इतनी हो गई। अब इतनी ही टोटल सेविंग उनकी थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हो गई। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि थर्ड ईयर के यहाँ पे सेकेंड नंबर डाल दिया। इसी तरह से फर्स्ट नंबर भी हम स्टार्टिंग में डाल सकते थे, स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर नहीं डाला, इसलिए यहाँ पे आंसर में हमने आंसर फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या हुआ, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर P3 क्या होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब लिखना भी है क्या। जैसे हमने यहाँ पे ये 5,000 ऐड किया था, तो ये हमें यहाँ पर
लिखना पड़ेगा कि हम ये 5000 क्यों ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस में आप लिख देंगे, ये P2 से पहले एक सेंटेंस में लिख देंगे कि मिस्टर जादव इन्वेस्टेड अगेन 5000 रुपीज at the beginning of the second year. That's why principal at the beginning of the second year will be P2 equal to A1 plus 5000। इस तरह से ये सेंटेंस में यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से यही सेंटेंस यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा कि at the beginning of the third year again Mr. Jadhav invested 5000 rupees। That's why the principal at the beginning of the third year will be A2 plus 5000। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू A2 के पुट अप की और यह हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है कि नहीं? कैसा आया? 16,872, 5,000 ऐड कर दिए 11,872 में। क्यों ऐड कर दिए? क्योंकि थर्ड ईयर के बिगनिंग में मिस्टर जादव ने फिर से 5,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए जो अमाउंट उनका सेकेंड ईयर के बाद बन गया था उसमें 5,000 रुपीज और ऐड हो जाएंगे। इस तरह से थर्ड ईयर के बिगनिंग में उनकी टोटल सेविंग वो नहीं होगी जो सेकेंड ईयर के एंड में थी। ठीक है, तो थर्ड ईयर के बिगनिंग में किस तरह से यहाँ पे टोटल सेविंग चेंज हुई, यहाँ पे अमाउंट किसी भी ईयर का और उसके नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल किस तरह से चेंज हो रहा है, ये आपने इस प्रॉब्लम में देखा। तो इसी तरह से कॉमन सेंस का यूज करते रहेंगे, फॉर्मूले का यूज करते रहेंगे, आइडेंटिटी का यूज करते रहेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे। सिंपल। अब देखिए, ये इतना ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका है कि आपके हाथ से एक भी प्रॉब्लम बचकर जानी नहीं चाहिए। जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है उसकी एक एक प्रॉब्लम अब आपसे सॉल्व हो जाएगी, गारंटी से सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा होशो हवास खुला रखना है, आंख नाक कान गला सब कुछ खुला रखना है और फार्मूला आइडेंटिटीज सबका ध्यान रखना है। प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी। एक आध ट्रिकी प्रॉब्लम अटकने वाली है, मुझे मालूम है। अटकेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ही। तो नेक्स्ट वीडियो में उस ट्रिकी प्रॉब्लम के साथ दो हाथ करेंगे जिस ट्रिकी प्रॉब्लम ने बहुत से स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत से टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया है। ठीक है, तो तब तक क्या करेंगे? तब तक वही करेंगे जो मैं हर लेक्चर के बाद आपको बताता हूं कि एक दूसरे को पढ़ाइए, अपने दोस्तों में एक दूसरे को पढ़ाइए। पढ़ाने से जो पढ़ाई होती है उससे अच्छी मैथ्स की पढ़ाई और किसी तरीके से नहीं होती। नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी वीडियो नंबर 15, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 2। जय हिंद।